बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हम डिफ़ाइन इसको इस तरह करते हैं: द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जिस जगह में अगर कोई दूसरा चार्ज रखा जाए तो ये पहले वाला चार्ज उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, उस सारी इर्द गिर्द की जगह को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुने। किसी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके इर्द गिर्द वो सारी जगह जिस जगह पर अगर कोई दूसरा चार्ज ला के रखा जाए तो ये पहले वाला चार्ज उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए, तो उस सारी इर्द गिर्द की जगह को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसमें ये पहले वाला सोर्स चार्ज दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सके। अब इसमें ये वो कह रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ helps us to calculate the magnitude and direction of gravitational forces। जो न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और कूलम्स लॉ जो है, ये दोनों लॉ जो है वो हमें हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने की। क्या चीज़ कैलकुलेट करने की? एक तो जो है वो फोर्स की और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन की। कौन कौन सी फोर्सेस? यहाँ पर तो जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस लिखा, इसके साथ साथ हम ये भी लिखेंगे ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी दोनों। कॉपी पेंसिल आपके पास होना चाहिए जब आप नोट करेंगे, तो यहाँ पर साथ में ये भी लिखना है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ जो है ये हमें हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने की। दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों लॉज के ज़रिए से, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। किसकी मैग्नीट्यूड, किसकी डायरेक्शन? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ज़रिए से ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और कूलम्स लॉ के ज़रिए से इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी लिखेंगे। अच्छा, उसके साथ जो है बेसिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? बेसिक फोर्सेस जो है उन फोर्सेस को कहते हैं जिनके ओरिजिन का किसी को नहीं पता, और उनकी ट्रांसमिशन का भी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक चार्ज से दूसरे चार्ज में किसी को नहीं पता, उनको हम बेसिक फोर्सेस कहते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है: द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड प्रोसीजर बाय विच दीज फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज और फ्रॉम वन मैस टू अनदर मैस इज अननोन। तो वो कह रहा है दो चीज़ें मैं नहीं पता बेसिक फोर्सेस की। बेसिक फोर्सेस वो होती हैं जिनकी हमें दो इन्फॉर्मेशंस नहीं होती। कौन सी दो इन्फॉर्मेशंस बेसिक फोर्सेस की हमारे पास नहीं होती? एक तो उनके ओरिजिन का नहीं पता होता कि वो पैदा कहाँ से हो रही हैं, और दूसरा हमें ये नहीं पता होता कि वो एक, यानी उस प्रोसीजर का नहीं पता कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक चार्ज से दूसरे चार्ज में वो मुंतकिल या ट्रांसमिट कैसे होती हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इस बुनियाद के ऊपर हम इन फोर्सेस को बेसिक फोर्सेस कहते हैं। तो बेसिक फोर्सेस का हमें क्या पता चला कि जिनमें दो चीज़ों का ना पता हो, एक तो उनके ओरिजिन का ना पता हो और दूसरा उनकी ट्रांसमिशन का ना पता हो, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये तो कहता है कि कायनात की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, क्यों करती है? इसका कोई आंसर नहीं है। हर चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, क्यों करता है? इसका किसी को नहीं पता। तो इसलिए वो कह रहा है कि ऐसी फोर्सेस जिनके ओरिजिन का ना पता हो और जिनकी ट्रांसमिशन यानी मुंतकिली का ना पता हो, उन फोर्सेस को हम बेसिक फोर्सेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों बेसिक फोर्सेस हैं। अच्छा, उसके साथ बेसिक फोर्सेस और भी हैं, वो हम 21 चैप्टर में चल के पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। ये सारी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया किसने दिया था सबसे पहले? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया माइकल फैराडे जो है वो साइंटिस्ट था जिसने कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, electric field is the intrinsic property of each charge
माइकल फैराडे की थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर चार्ज की एक बुनियादी फितरती प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मीन बुनियादी फितरती प्रॉपर्टी है कि जहां पे भी चार्ज होगा उसकी सराउंडिंग में कुछ जगह पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जिस तरह एक बल्ब होता है तो उसके बल्ब की सराउंडिंग में क्या होते हैं, उसकी रोशनी होती है। तो इसी तरह वो माइकल फैराडे ने कहा कि जहां पे भी चार्ज होगा, हर चार्ज के इर्द गिर्द, जिस तरह बल्ब के इर्द गिर्द उसकी रोशनी होती है, इसी तरह हर चार्ज के इर्द गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, ईच चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग स्पेस। तो हर चार्ज जो है अपनी सराउंडिंग जगह, इर्द गिर्द की जगह में क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। और फिर दिस फील्ड इज टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अनदर टेस्ट चार्ज इन द फील्ड। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो नज़र तो आती नहीं है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज के करीब एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। जिस तरह ये देखें, मैंने ये एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, और इसके सराउंडिंग में ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं रेड कलर में, ये डॉट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस चार्ज की ये सारी जगह जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नज़र तो नहीं आती है, तो यहाँ पे डॉट्स लगा के आपको समझाने के लिए डॉट्स लगाए हैं बुक ने भी और मैंने भी। अब इस पता कैसे चलेगा इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कितनी जगह पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज जो है, एक पॉइंट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे। अगर इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो हम कहेंगे कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर मौजूद है। फर्ज करें ये चार्ज यहाँ पर पड़ा है, ये टेस्ट चार्ज है। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को उठाकर, ये सोर्स चार्ज है और एक नया चार्ज जो है टेस्ट करने के लिए, उसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला चार्ज उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज इस वक्त इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा है। लेकिन अगर हम टेस्ट चार्ज को इस जगह से, जहाँ पे कर्सर में घुमा रहा हूँ, इधर से उठाकर हम यहाँ पर कहीं ले आए तो ये वाला चार्ज उस चार्ज के ऊपर ज़रूर फोर्स लगाएगा। तो ये हमने कहा, दिस फील्ड इज टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अनदर टेस्ट चार्ज इन द फील्ड। तो इस फील्ड को हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये है या नहीं है, या कितनी दूर दूर तक फैली हुई है इस चार्ज के सराउंडिंग में। तो उसके लिए हम एक नया चार्ज यहाँ पर लाएंगे, जहाँ पर नए चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, हम कहेंगे उस रीजन तक इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। अब उसके बाद है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। कि ये सोर्स चार्ज है, अगर आप इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो ये वाला चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। और ये बात याद रखिएगा, जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज उमूमन लिया जाता है ताकि वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, यानी वो छोटा होता है, बहुत ही स्मॉलर चार्ज होता है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने साथ में लिखा, नंबर ऑफ डॉट्स आर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये देखें, जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी शिद्दत ज़्यादा है। जिस तरह बल्ब के करीब रोशनी ज़्यादा होती है, इसी तरह चार्ज के करीब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा है। और जहाँ पे डॉट्स दूर चले गए हैं तो इन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। स्ट्रेंथ वैल्यू को कहते हैं, उसकी कीमत को कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये फॉर्मूला देखें, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल उस तरफ होती है जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है। क्या मतलब? ये देखें, ये एक सोर्स चार्ज है, इसको मैंने प्लस क्यू किससे मेंशन किया, बुक ने भी प्लस क्यू से मेंशन किया। अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है, उसकी इंटेंसिटी को भी चेक करना है किसी पॉइंट पे। फर्स्ट करें, हम कहते हैं इधर चेक करना है, तो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को उठाकर यहाँ पर रख दिया।
जब हमने एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा तो ये सोर्स चार्ज इसने इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट का मतलब होता है बाहमी अमल किया, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ने आपस में बाहमी अमल किया। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजे के अंदर एक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुई। वो फोर्स ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर लगा रहा है रिपल्शन की। अब जहन में आपके ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल नहीं कर रहा? तो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन उस फोर्स को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, इसकी नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमने इसकी जो लगाई जाने वाली फोर्स है उसको हमने जाहिर किया यहाँ पर। तो जितनी फोर्स, फर्ज करें मैं कहता हूँ इस चार्ज के ऊपर अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगी 1 कूलम चार्ज के ऊपर, ये चार्ज फर्ज करें मैं कहता हूँ 1 कूलम है, फर्ज कर लेते हैं, और फोर्स लगी इस पे 1 न्यूटन, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो है इस जगह पर 1 न्यूटन पर कूलम होगी। और अगर इस चार्ज ने इस जगह पर पड़े हुए चार्ज के ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज की इस जगह पर इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम है। तो ये मैंने कहा जिस तरफ इस फोर्स की डायरेक्शन होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। तो यहाँ पर इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। अब उसके साथ जो है हमने यहाँ पर इसके यूनिट लिखे हैं, तो 2 यूनिट मैंने यहाँ पर बताए हैं। पहले एक तो न्यूटन पर कूलम है। न्यूटन पर कूलम कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम पढ़ के आए हैं फोर्स ओवर चार्ज, तो फोर्स की जगह पर न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। या फिर इसका एक और यूनिट भी है वोल्ट पर मीटर, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका प्रूफ आगे चल के आएगा, तो उस वक्त हम करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि इस न्यूटन पर कूलम को अगर बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा। तो हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बराबर है F इजिकल टू ma। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, मैस की जगह पर kg और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने कहा करंट जो है I बराबर होता है Q ओवर T के, ये T डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इधर राइट साइड पे क्या बच गया? अकेला Q। तो Q को राइट साइड पे लिखने की बजाय हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और इस तरफ I और T दोनों मल्टीप्लाई होकर हमने इधर लिख दिया। तो Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को स्मॉल q से भी और कैपिटल Q से भी जाहिर किया जाता है। तो खैर चार्ज का यूनिट कूलम है, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से, और करंट का यूनिट एम्पेयर है, उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम का यूनिट सेकंड है, उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हमारे पास ये जो फॉर्मूला था न्यूटन ओवर कूलम का, हमने कूलम की जगह पर क्या लिख दिया? एम्पेयर सेकंड। ये देखिए एम्पेयर सेकंड लिख दिया। इसके ऊपर क्या था? न्यूटन, तो न्यूटन की वैल्यू क्या लिख दी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये लिख दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये एम्पेयर और सेकंड ये यहाँ पर पॉजिटिव के हैं, ऊपर लेके जाएं इनकी पावर्स नेगेटिव में हो जाएगी। सेकंड पे भी -1 और एम्पेयर पे भी -1 आ गया। अब सेकंड इनवर्स स्क्वायर और सेकंड इनवर्स ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -2 और -1 को ऐड करें तो आंसर -3 आ जाएगा। तो ये वाला kg वैसे ही, ये वाला मीटर वैसे ही, और ये सेकंड इनवर्स स्क्वायर यहाँ पर सेकंड इनवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा सेकंड इनवर्स क्यूब आ गया, और ये एम्पेयर इनवर्स आ गया। दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब हम इसकी डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो मैकेनिक्स होती है उसमें डायमेंशंस 3 क्वांटिटीज में निकालते हैं, लेंथ, मास और टाइम में। और थर्मोडायनेमिक्स में डायमेंशंस 4 क्वांटिटीज में निकाली जाती हैं, लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायमेंशन को कैपिटल K से लिखा जाता है। और उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम डायमेंशंस जो है वो 5 क्वांटिटीज में निकालते हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ये लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें डायमेंशंस 5 क्वांटिटीज में निकाली जाती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन को कैपिटल A से लिखा जाता है। तो खैर किलोग्राम मास का यूनिट है तो डायमेंशन लिखते वक्त कैपिटल M। मीटर लेंथ का यूनिट है तो डायमेंशन लिखते वक्त मीटर की जगह पर कैपिटल L लिख दिया। सेकंड टाइम का यूनिट है तो डायमेंशंस लिखते वक्त कैपिटल T लिख दिया। इनवर्स क्यूब ऊपर वैसे का वैसे आ गया। एम्पेयर
इन्वर्स, इसकी डायमेंशन को भी एम्पेयर इन्वर्स ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस आ गई। स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन नोट कर लें, ये आपने कल करने हैं, इनकी डायमेंशंस आपने निकालनी है, वो मैं फिर इंशाल्लाह कल आपको आंसर उसका बताऊंगा। कौन कौन सी हैं? एक तो के, जो कल आपने पढ़ा था, कूलम्स कांस्टेंट जिसे कहते हैं, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी डायमेंशंस कल आपने निकालनी है। और दूसरा एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम जो है वो इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इन दोनों की डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। तो वीडियो की लेंथ में चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, फिर उसके बाद अगर टाइम है तो हम इसको थोड़ा और प्रोसीड करते हैं, एक एग्जाम्पल साथ में कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा हम इसकी कैलकुलेशंस भी जो है वो करेंगे, एग्जाम्पल भी साथ में शामिल करेंगे। ये फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने दोबारा लिखा है, E = फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। आपने कूलम्स लॉ ये पढ़ा था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r² r यूनिट वेक्टर। कल आपने ये यहाँ पर जब वेक्टर का साइन आएगा तो इधर ज़रूर यूनिट वेक्टर आएगा जो इस F वेक्टर की क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये लिखा कि ये जो 2 लाइनें साइडों पे लगा देते हैं किसी वेक्टर के, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मॉडुलस कहते हैं इसको, और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है। तो मैंने ये कहा F12 वेक्टर की मैग्नीट्यूड और F21 वेक्टर की मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं, तो दोनों की जगह पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। Q1, ये Q1 हमारा चार्ज Q है, और Q2 को क्या नाम दिया है, Q0 का। तो ये मैंने कहा Q1 Q और Q2 को Q0 का नाम दिया। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, ये F को वैसे का वैसे ही लिखा, 1/4πε0 को वैसे का वैसे ही लिखा, Q1 की जगह पर उसकी वैल्यू Q, क्योंकि इस चार्ज को, बड़े चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया तो Q लिख दिया, और Q2 इसकी जगह पर हमने Q0 लिख दिया, और ओवर में r² था वो वैसे का वैसे लिख दिया r², और r यूनिट वेक्टर था वो वैसे का वैसे ही लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब देखें यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं, हम ये जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये सारी, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है, इस वैल्यू को हम इस जगह पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो नीचे यहाँ पर ऐसे ही किया है, हम क्या करेंगे, E को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ये देखें E को हमने वैसे का वैसे ही लिखा, और ये E बराबर था इक्वेशन 1 में फोर्स ओवर चार्ज, तो फोर्स की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दी, 1/4πε0 Q0 ओवर r² r यूनिट वेक्टर, ये वैसे लिख दी, और डिवीजन के अंदर Q0 था ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में फॉर्मूले में। तो ये Q0 से ये वाला Q0 कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया E = 1/4πε0 Q ओवर r² r यूनिट वेक्टर। अब ये r यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, ये r यूनिट वेक्टर इस E वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, और ये E वेक्टर किस तरफ अमल कर रहा है, ये E वेक्टर Q चार्ज से Q0 की तरफ अमल कर रहा है। मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये जो मैंने कहा F, और ये जो फॉर्मूला था ना, E = F ओवर Q, तो Q को दूसरी तरफ ले जाकर E से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, ये देखें E = F ओवर Q0 था, इस Q0 को उठाकर इस E से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q0 E = F, ये हमारे पास आ गया। अब इसको यहाँ पर, तो Q0 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर E से मल्टीप्लाई हो गया, तो F बराबर आ गया Q0 1 है, तो ये F बराबर आ गया Q0 1 है। तो जिस तरफ इस F की डायरेक्शन है, E की डायरेक्शन भी उसी तरफ। और दूसरी बात, R यूनिट वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, और वो किस तरफ है, ये देखें Q से Q0 की तरफ, Q से Q0 की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो उसके बाद जो है एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, चार्ज इज Q1 which is equal to 100 microcoulomb and Q2 which is equal to 50 microcoulomb are located in XY plane at positions R1 is equal to 3J। अब इसमें सिर्फ J लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जिसके साथ J यूनिट वेक्टर अकेला आ जाए इसका मतलब यह है कि वो Y एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, और जिसके साथ I यूनिट वेक्टर आ जाए तो इसका मतलब वो X एक्सिस के लॉन्ग, और जिसके साथ K यूनिट वेक्टर आ जाए इसका मतलब वो Z एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करता है। ये फर्स्ट ईयर के सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। अच्छा, अब आगे वो कह रहा है, पोजीशन तो हमने बता दी तरतीब के साथ, वेयर द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर्स, डिस्टेंस जो है वो मीटर में मेजर किए जाते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2, इस Q2 चार्ज के ऊपर ये Q1 चार्ज कितनी फोर्स लगाता है ये फाइंड करें।
तो ये डायग्राम हमने पहले डाटा लिख दिया, Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह पर एक्सपोनेंट -6 लिखा। इसी तरह Q2 इज इक्वल टू 50 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह पर 10⁻⁻6 लिखा। K की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, हमें याद रखनी पड़ेगी। और पोजीशन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, हमने कहा R1 जो है, R1 को हमने ऊपर की तरफ क्यों शो किया, क्योंकि R1 3J है और J वेक्टर y एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, तो इसलिए हमने R1 को ऊपर की तरफ शो कर दिया। और R2, और इसको R1 ही क्यों कहा, R2 क्यों नहीं कहा? क्वेश्चन में जो पहला पोजीशन वेक्टर दिया उसको R1 का नाम दिया और जो बाद में दिया गया उसको R2 का नाम दिया गया। ये देखें, वैसे क्वेश्चन में खुद भी लिखा हुआ है, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो खैर, अब इसमें हमने कहा R2 जो है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ I है, I यूनिट वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करता है, तो ये x एक्सिस के लॉन्ग इस तरफ एक्ट कर रहा है। और R1 जो है वो 3J के बराबर है यूनिट वेक्टर के, तो ये y एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो फाइंड क्या करना है, Q1 चार्ज इधर पड़ा है, उसकी पोजीशन R1 के जरिए से जाहिर की गई, Q2 चार्ज की पोजीशन को R2 के जरिए से जाहिर किया गया। कह रहा आप ये बताएं, ये Q1 Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है? दोनों पॉजिटिव हैं, ऊपर डाटा में देख सकते हैं आप, तो रिपेल करेगा। ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और रिपल्शन की फोर्स इस तरफ लगेगी। ये जो F21 लिखा है इसको कैसे पढ़ते हैं, हम ये कहते हैं फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने R21 कहा। कि ये 21 का मतलब क्या है, 1 से किसकी जानिब, 2 की जानिब। तो ये देखें, 1 चार्ज से इसकी डायरेक्शन किसकी जानिब दी है, 2 चार्ज की तरफ। ये इसका हेड हमने यहाँ पर शो किया। इसको सिंपली R का नाम भी देंगे। तो ये हमने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1, Q2 का Q1 के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर है वो R21 है, और इसको हमने क्या नाम दिया, R का नाम भी दिया। अच्छा, हमें फाइंड क्या करनी है, हमें F21 फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स में दो चीज़ें होती हैं, फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर की दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर जो है दोनों जी, तो अब इसमें Q1 से Q2 की तरफ जो पोजीशन वेक्टर है वो R21 है। तो हम इन तीनों में से सबसे पहले हमें फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो हमें R फाइंड करना, R क्या है, Q1 और Q2 का दरमियानी फासला। इसको R21 का नाम भी दिया, ये देखें, और इसको हमने R का नाम भी दिया। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए पहले R21 वेक्टर हमें पता होना चाहिए। इस वेक्टर को फाइंड करने के लिए हेल्प लेंगे R2 और R1 की। देखें इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है। रिजल्टेंट की पहचान ये होती है कि वो एक वेक्टर की टेल से शुरू होकर दूसरे वेक्टर के हेड तक जाता है। R21 रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि ये हेड से शुरू होकर हेड पे ख़त्म हो रहा है, और R1 भी रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि ये R2 वेक्टर की टेल से शुरू हो रहा है और R21 वेक्टर की टेल पे ख़त्म हो रहा है। तो टेल से शुरू होकर टेल पे ख़त्म होने वाला रिजल्टेंट नहीं होता। R2 रिजल्टेंट है, क्यों? क्योंकि R1 वेक्टर की टेल से शुरू होकर R21 वेक्टर के हेड पे ख़त्म हो रहा है। तो जो एक वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड तक जाए उसको रिजल्टेंट कहते हैं। तो हमने लिखा R2 इज़ द रिजल्टेंट विच इज़ इक्वल टू R1 प्लस R21, यानी ये अगर रिजल्टेंट है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो वो हमने लिख दिया। R1 पॉजिटिव का था, उठाकर इधर ले गए, नेगेटिव का हो गया। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज क्या पुट की, R2 की वैल्यू 4 आई थी, ये लिखी हुई है, और R1 की वैल्यू 3J। तो R2 की जगह पर 4I लिख दिया और R1 की जगह पर 3J लिख दिया। अब हमने ये कहा कि इसको R21 को राइट साइड पे लिख दें या लेफ्ट पे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने ये कहा और करके कि R21 को चूंकि ऊपर हमने R का नाम भी दिया है तो हम इसको R भी लिख सकते हैं। तो ये 4I माइनस 3J वैसे का वैसे ही आ गया, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें हमने पढ़ा था इस R के दो कंपोनेंट हैं, एक X एक Y। RX की वैल्यू 4 है क्योंकि I के साथ X कंपोनेंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड, और RY की वैल्यू -3 है। ये सेकंड चैप्टर में बड़ी दफ़ा हमने किया, वेक्टर वाले चैप्टर में। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर के, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर उसके X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर, अगर दो उसके कंपोनेंट्स हैं।
तो आर एक्स की जगह पर हम 4 लिखेंगे, आर वाई की जगह पर -3, तो ये यहाँ पर लिखा आर एक्स की जगह पर 4, आर वाई की जगह पर -3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया। 16 और 9 को ऐड किया 25, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 5 आ गया मीटर्स में। मीटर क्यों लिखा? क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा यूनिट्स आर इन मीटर्स। फिर हमने कहा R21 जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर होगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। R21 वेक्टर किसके बराबर है? ये लिखा हुआ है 4i-3j, या इधर भी आप देख सकते हैं। तो हमने इस R21 की जगह पर हमने 4i-3j लिख दिया। और ये जो नीचे R21 है सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये R और R21 एक ही चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ R21 और R एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम रखे हमने इसमें। तो ये 5 के बराबर है, तो इस R21 की जगह पर हमने नीचे 5 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल, यही हमने फाइंड करनी थी। K की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻⁹, Q1 100 माइक्रो कूलम था, 100 क्रॉस 10⁻⁻6 लिख दिया। Q2 की जगह पर 50 उसकी वैल्यू लिख दी। और R21 की वैल्यू ये ऊपर मैंने ऊपर वाले पेज पे फाइंड किया 4i-3j ओवर 5 है, तो ये यहाँ पे लिख दी इस R21 की जगह पर। और ये जो R है, क्योंकि R और R21 मैग्नीट्यूड में हमने कहा सेम है, ये यहाँ पर शो किया कि R और R21 सेम है, तो इसलिए इस R की जगह पर हमने इसकी मैग्नीट्यूड की जगह पर 5 लिख दिया। वो ऊपर शो किया हुआ ये 5 लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया इधर। जब हमने इसकी वैल्यूज पुट की तो यहाँ पर देखिएगा ये 9 जो है वैसे का वैसे ही, ये 10⁻9 वैसे ही, 100 को 10⁻2 लिख दिया, एक्सपोनेंट -6 वैसे ही, 50 भी वैसे ही, 10⁻6 भी वैसे ही। अब यहाँ पर 4 दफ़ा 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 और ये 4। मैंने 9 और 50 को उठाकर एक साइड पे लिख दिया, और ये 10 पर जब बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10⁻9 + 2 -6 तो प्लस की पावर 11 और माइनस की कितनी है, ये माइनस का 6 और ये माइनस का 6, तो माइनस के 12, तो ये लिखा 10 की पावर 11 - 12। 11 कहाँ से आया? ये 9 और 2 ऐड हो गए तो ये 11 बन गया। 12 कहाँ से आया? ये माइनस का 6 और माइनस का 6 ऐड हुए तो माइनस का 12 आ गया। और 5 का स्क्वायर 25 ये लिख दिया, और ये वाला 5 ऐसे ही, ये 5 को 25 से अगले स्टेप में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 125 आ गया। और ये 11 में से माइनस के 12 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 को ख़त्म करने के लिए पॉइंट को एक दर्जा इधर मूव करवा दिया, तो ये 45 अकेला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट को जिस तरह कुरान पाक पढ़ते हैं, यानी दाएं से बाएं हम मूव करवाते हैं तो पावर पॉजिटिव में बढ़ती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर था, इस जगह पर था, हम मूव करवा कर यहाँ पर ले आए तो 10 की पावर +1 आ जाएगी। -1 और +1 0 हो जाएगा। किसी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो ये हम 1 को लिखेंगे नहीं, जस्ट 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 45 रह जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये नीचे 125 ब्रैकेट वाले टर्म ऐसे ही 45 और 125.36 आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 1.44i - 1.08j। फिर उसके बाद हमने कहा इस फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिए इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और y का लेंगे। x कंपोनेंट 1.44 है और y -1.08 है, तो ये दोनों का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लेके सम भी कर दिया, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1.8 आ गया। फिर डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x के, तो इसका y कंपोनेंट किसके बराबर है? ये आपके सामने है, j के साथ y होता है, तो ये y बराबर है -1.08, तो ये हमने लिख दिया -1.08। और x किसके बराबर है? 1.44, वो लिख दिया हमने। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया, इनको डिवाइड किया, फिर उसके बाद उसका tan इनवर्स लिया तो -37 डिग्री आ गया विद x एक्सिस। ये नेगेटिव क्यों आया? ये नेगेटिव इसलिए आया कि हम यहाँ पर आप देखें एंगल को हमने क्लॉकवाइज शो किया है, ये देखें एंगल को हमने क्लॉकवाइज शो किया है। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको पहले भी बताया था 0334731798, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।